हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है, ये जो क्वेश्चन है वो बायनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, r प्लस 1th टर्म जो होती है वो होती है NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r, ये होती है। तो इसने कहा है इसके एक्सपेंशन में ये जो है वो a प्लस बी की होल पावर n के एक्सपेंशन में ये टर्म होती है r प्लस nth। अगर हमें 16th टर्म निकालनी है तो यहाँ 15 रखते हैं r की वैल्यू, इधर r 15 तो r प्लस 1 16, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स की होल पावर 20 है, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ दे रखी है, तो a हो जाएगा। इसके एक्सपेंशन में ये होती है और इसके एक्सपेंशन में क्या होगी, a की वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक है, x हो गया b और n हो गया हमारा 20। तो इसके एक्सपेंशन में पूछ रहा है rth और r प्लस 4th टर्म। तो rth टर्म अगर निकालते हैं तो मेन बात ये, यहाँ r प्लस 1 है तो इधर एक कम रखना होता है। अगर rth टर्म निकालोगे तो क्या हो जाएगा 20c r माइनस 1, r की वैल्यू जो है इधर एक कम रखते हैं, a मतलब 1 है, 1 की पावर कुछ भी रख लो 1 ही आएगा। b की मतलब b का वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है यहाँ पर b की जगह पे है x, तो b की जगह पे x हो गया, तो यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगी r माइनस 1, ठीक है। तो इसमें जो कोफिशिएंट है वो है ये, कोफिशिएंट होता है ये, ठीक है। अगर वो कुछ भी ना दे तो कोफिशिएंट है ये, ठीक। क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि x की पावर 2 का कोफिशिएंट 3 का कोफिशिएंट, ये चीज़ नहीं कही है, सिर्फ हमें कोफिशिएंट कहा गया है, तो जो c वाली टर्म होगी वही है। फिर कहता है r प्लस 4th, tr प्लस 4th वाले टर्म में कोफिशिएंट निकालना है, तो 20c, इधर r प्लस 4 है, इधर एक कम रखते हैं r प्लस 3, 1 की पावर तो कुछ भी करो 1 ही आएगा। फिर x की पावर इससे कम रखनी है, ठीक है। और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, मतलब इसमें ये वाला कोफिशिएंट, इसमें ये वाला जो कोफिशिएंट है, दोनों बराबर हैं, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को बराबर रख देते हैं। 20c r माइनस 1 इक्वल्स टू 20c r प्लस 3। अब ऑप्शन से थोड़ी सी हेल्प ले लो, 7 8 9 10, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 7 8 9 10, तो एक बार 7 वैल्यू रखो, 20c 6 इक्वल्स टू 20c 10, r की वैल्यू अगर 7 रखते हैं तो ये चीज़ आती है। इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 6, 20 माइनस 6 14 का फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। अब ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं आने वाली हैं, ठीक है, तो यानी r की वैल्यू 7 नहीं आएगी। अब 8 रख के देखो, अगर 8 रखते हो यहाँ पर 20c 7 आएगा, 20c 30, ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ये भी बराबर नहीं आ पाएगा। तो हम क्या करते हैं, 9 रख के देखते हैं अगर यहाँ पर, तो 9 माइनस 1 8 आएगा यहाँ पर, 9 और ये 3 12, तो बराबर हो जाएगा 20c 8 इज इक्वल्स टू 20c 12 अगर 9 रखते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था अगर यहाँ पर कोई नंबर है इसमें से माइनस करके देखो, 20c 8 की वैल्यू वही होगी जो 20 माइनस 8 12 यहाँ पर रख दोगे। कहने का मतलब ये है 20c 8 है इधर, तो ये किसके बराबर होगा, 20c 20 माइनस 8 12 इसके बराबर होता है। तो इससे मैंने हिसाब लगा लिया कि यहाँ पर जो होगा 9 जो है r की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, तो हमारा आंसर इसका सी ऑप्शन यानी 9 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय 12 पॉइंट्स 7 टू विच लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है कि 12 पॉइंट्स हैं, अगर हमारे पास n पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स से आप कितने ट्राइंगल्स बना सकते हो, तो NC3 ट्राइंगल्स बना सकते हो। उसमें से एक भी पॉइंट, मतलब कोई से भी पॉइंट उसमें एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास n पॉइंट्स हैं और वो n पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं, तो उससे जितने भी आप ट्राइंगल्स बना सकते हो वो है ये। तो मेरे पास 12 पॉइंट्स से 12C3 हो जाएगा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जितने आप बना सकते हो 12 में से 3 पॉइंट्स चुन करके। लेकिन वो कहता है 7 पॉइंट्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में है। 7 पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन में है, तो 7 पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन में ना होते तो 7 पॉइंट से ट्राइंगल्स बनाने के तरीके हो जाते ये। इन 7 पॉइंट से ट्राइंगल बनेंगे ही नहीं, जब ये एक ही स्ट्रेट लाइन में, तो इनसे ट्राइंगल बनेंगे नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बनेंगे भाई, जब पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते, 1 2 3, 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आ गए तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो n पॉइंट्स अगर हमारे पास हैं तो NC3 का मतलब है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय n पॉइंट्स, ठीक। तो 12 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल हो गए इतने, और 7 पॉइंट से जो है वो स्ट्रेट लाइन में है, तो 7 पॉइंट से हम कितने ट्राइंगल बना सकते थे। इसके अंदर सब कुछ शामिल है, इसके अंदर टोटल 12 पॉइंट्स शामिल है। तो 12 पॉइंट्स में से जितने भी आप ट्राइंगल बना सकते हो,
12 पॉइंट्स की हेल्प से जितने भी आप ट्रायंगल बना सकते हो वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन 7 पॉइंट तो ऐसे हैं जो एक ही लाइन में है, जब एक ही लाइन में है तो उनसे ट्रायंगल कुछ बनेंगे ही नहीं। अगर वो एक लाइन में ना होते तो उनसे कुछ ना कुछ ट्रायंगल्स बने हुए होते, तो 7 3 ट्रायंगल्स उससे बने हुए होते, तो हम वो 7 3 माइनस कर देंगे कि 7 पॉइंट से जो ट्रायंगल नहीं बन रहे हैं उनका तरीका हो जाएगा ये, और इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 9 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल। तो ये आएगा हमारा 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, बाहर कॉमन ले लिया, 12 से 9 तक के कट जाएंगे, 10 11 12 बचेगा, 4 से 4 तक कट जाएगा, 5 6 7 होगा, 5 6 7 ठीक, और फैक्टोरियल 3 बाहर है। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6 6 से 2 टाइम्स गया, ये भी 6 चला गया, तो ये हो जाएगा 22 0 और ये हो जाएगा 35, तो कितना आ जाएगा 185, इसका आंसर आ जाएगा 185 ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, एवरीबडी इन अ रूम शेक्स हैंड, वही हैंडशेक वाला क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक 66 है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स NC2 होता है वो 66 के बराबर दे रखा है, इसे सॉल्व करना और n की वैल्यू हमने बतानी और कुछ भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है अ प्रॉब्लम इज गिवन टू, एक प्रॉब्लम है जो x y z 3 नाम के स्टूडेंट्स थे, इनको दे दिया। एक x था, एक y था, एक z था, तीनों स्टूडेंट्स को एक एक प्रॉब्लम दी। फर्स्ट वाले की प्रॉब्लम थी कि वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी, x की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 1/2 थी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, y की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को सॉल्व करने की 1/3 और z की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को सॉल्व करने की 1/4 थी। ठीक है, तो उसने कहा है मतलब x भी सॉल्व कर सकता था, y भी कर सकता था, 3 और z भी कर सकता था, तीनों सॉल्व कर सकते थे। तो द चांस दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इक्वल टू, मतलब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कोई ना कोई इसे सॉल्व कर दे, एटलीस्ट एक कोई ना कोई सॉल्व कर दे, मतलब कोई सा भी सॉल्व कर दे, जिसका मन करे वो सॉल्व कर दे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चांसेस तीनों के हैं कि तीनों सॉल्व कर सकते हैं। पहले के चांस इतने हैं, दूसरे के इतने, तीसरे के इतने, मतलब कोई सा भी सॉल्व कर सकता है। तो हमें बताना है कि क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इतना है। तो जब तीनों में से कोई भी एक सॉल्व करेगा तो वहाँ पर हो जाएगा px यूनियन y यूनियन z, मतलब तीनों में से किस प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, चाहे ये करे चाहे ये करे चाहे ये करे, मर्जी है। कहने का मतलब ये है कि जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो प्रोबेबिलिटी x और y और z हो जाएगी, चाहे तो x सॉल्व करे या फिर y करे या फिर z करे, तीनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे तो उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और का मतलब होता है यूनियन या फिर प्लस, है ना। कहीं पर हमने प्लस पढ़ा है वो अलग चीज़ है। p x और y और z मतलब प्रोबेबिलिटी उस चीज़ की, किसकी, क्वेश्चन सॉल्व हो सके, चाहे उसे x सॉल्व कर दे या फिर y सॉल्व कर दे या फिर z, और का मतलब होता है यूनियन। तो ये यूनियन, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी एक्स बार पी वाई बार पी जेड बार, मतलब 1 में से माइनस कर देंगे कि x भी सॉल्व नहीं कर सकता, y भी सॉल्व नहीं कर सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी है ये, z भी सॉल्व नहीं कर सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी है ये। तो जब x सॉल्व कर सकता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, तो x ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये निकालने के लिए 1 में से इसको माइनस कर दिया तो 1/2 आया। पी वाई बार, y सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो y के ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/3 तो 2/3। z के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो z के ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 3/4। ये फॉर्मूला है ऐसे ही, ठीक। तो 1 माइनस ये सॉल्व करोगे तो 1/4 आएगा, 1 माइनस 1/4 3/4, तो आंसर हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कॉइन टॉस किया जाता है 4 बार, एक कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आता है, तो कितने आउटकम्स, 2। कितनी बार टॉस किया गया, 4 बार, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 2 की पावर 4 यानी 16, ठीक। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 हेड टर्न अप, जब हम 2 बार उछालते तो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, तो एक बार एटलीस्ट एक बार तो हेड आना ही चाहिए। अगर 2 बार उछालते हैं तो 4 बार उछाला उसकी बाद में करेंगे। अगर हम 2 बार भी उछालते हैं तो एक बार हेड यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। अगर हम 3 बार उछालेंगे तो सिर्फ एक केस ये ही ऐसा होगा जिसमें एक बार भी हेड ना आएगा, है ना। और अगर 2 बार उछालते हैं तो एक केस यही होगा जिसमें एक बार भी हेड नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, उसने कहा है एटलीस्ट 1 टाइम हेड आना चाहिए। अगर एटलीस्ट 1 टाइम हेड आएगा तो वो केस तभी बन सकता है जब हम क्या करें, अगर हमें एटलीस्ट 1 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या करो, 1 में से हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। एक बार भी हेड ना आए, भाई टोटल हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी जोड़ेंगे तो कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। किसी भी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो तो हमेशा 1 आता है। तो हमने क्या किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी
हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई वो तो हम नहीं बता पाएंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा निकालना, क्योंकि 2 की पावर 4 टोटल 16 आउटकम्स हमें लिखने पड़ेंगे। सैम्पल स्पेस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। छोटा करने का तरीका यही है कि हमें पता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 16 होंगे, तो एटलीस्ट 1 टाइम, मतलब एक बार हेड आए, 2 बार हेड आए, 3 बार हेड आए और 4 बार हेड आए, और एक भी बार हेड ना आए, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार सबके हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। उससे बेटर है, और इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। उससे बेटर ये है, ये चीज़ हमें निकालनी है। एटलीस्ट 1 हेड का आने का मतलब है 1 बार भी आए, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है, सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, उससे बेटर ये है कि 1 में से माइनस कर दो एक भी बार हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो जब हम 4 बार उछालते हैं तो एक केस ये ही बनेगा जिसमें एक भी बार हेड नहीं आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल आउटकम 6 है, 6 में से एक ही बार ऐसा होता है कि एक भी बार हेड ना आए, तो ये एक भी बार हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 था, 1 में से इसे माइनस करोगे 15/16 आ जाएगा। तो एक भी बार हेड आने की, एक भी बार हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो तो हमने निकाल लिया 1/16, तो ये जो आएगा 15/16 ये हो जाएगा एटलीस्ट 1 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी। भाई अगर हम जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, छोटे से क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा ये चीज़। मुझे कहा इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 4 हो गए, ठीक है, मुझे कहा जाए एटलीस्ट 1 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो एक बार हेड आना चाहिए। मैंने माना एक भी बार हेड नहीं आता, एक बार हेड आता है, 2 बार हेड आता है, ठीक है, मैक्सिमम 2 बार ही हेड आ सकता है, इक्वल टू 1 आएगी। तो हम क्या करते हैं, एक भी बार हेड ना आना, यानी ये वाला केस, एक बार हेड आना, ये 2 केस, और फिर एटलीस्ट 1 टाइम, तो एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार तो नहीं आ सकता जब उछाला ही 2 बार है, तो एटलीस्ट 1 टाइम के अंदर ये दोनों केस आ जाएंगे। अगर 4 बार उछाला जाएगा तो एक भी बार हेड नहीं आना, एक बार हेड आना, 2 बार हेड आना, 3 बार हेड आना, 4 बार हेड आना, ऐसा हो सकता है। तो एटलीस्ट 1 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, वो सारे केस निकालने होंगे, इक्वल टू 1 ही आएगा। तो 1 में से एक भी बार हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। एक भी बार, टोटल आउटकम 6 थे, एक भी बार हेड ना आना मतलब एक ऐसा केस होता है जिसमें टी ही आए, तो अगर 2 बार उछाले तो टी एक बार आएगा, अगर 3 बार उछालोगे तो टी 3 बार ही आएगा, अगर 4 बार उछालोगे तो टी एक ही बार आएगा। तो एक भी बार हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी ये होती है, 1 में से इसे माइनस कर दोगे तो एटलीस्ट 1 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी पता चल जाती है। 15/16 आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, xp3 प्लस xcx-2 इज इक्वल्स टू 14x। तो यहाँ पर x की वैल्यू पहले 5 रखो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल, प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 करोगे तो 3 आएगा, 3 फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 3, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 14 इंटू 5 आता है नहीं, ये चेक कर लो। तो ये 5 फैक्टोरियल मतलब तो 3, 4, 5 बचेगा, 2 फैक्टोरियल तक चला जाएगा, 4, 5 बचेगा, अपॉन में 2 फैक्टोरियल यानी 2 से 2 टाइम्स गया, 5 चौक 20, 20 या 60, 60 प्लस 10 70 हो गया, और इधर भी 14 पंजे 70 ही आ रहा है, यानी ए ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।